नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 4 दिन पहले की बात है, यानी 19 अगस्त की, जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की थी। उस दिन के बाद से हर रोज इस छापेमारी का एक नैरेटिव सामने आ रहा है और वो बदल भी रहा है। पहले यह कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों की तारीफ छपी है, ठीक है साहब, इसीलिए सीबीआई छापेमारी कर रही है। फिर बात जाति और बिरादरी पर आ गई। इस छापे को महाराणा प्रताप के वंशज पर छापे से जोड़ दिया गया, ठीक है साहब। फिर आरोप लगाया गया कि सिसोदिया के सहारे दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश की गई। अच्छा जी, आज नया आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। दिन भर यही सवाल हम सब पूछते रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ बताएंगे, हाँ रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, हाँ ये आए थे, वो आए थे। हु इज द कॉलर? किसका कॉल आया, कौन फोनवा पे आया, बता दो भैया। तो आखिर सच्चाई क्या है? सवाल आबकारी नीति पर है, लेकिन ढिंडोरा पीटा जा रहा है ईमानदारी का। एक्साइज पॉलिसी पर जवाब क्यों नहीं देती आम आदमी पार्टी? आखिर इस सवाल पर क्यों मौन है आम आदमी पार्टी के? दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ? शराब नीति में ऐसी क्या बात थी कि सीबीआई जांच का ऐलान होते ही उसे वापस लेना पड़ जाता है? और सवाल यह भी कि अगर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को बीजेपी अंजाम दे रही है तो सबूत क्या है? यह सवाल पूछा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अभी तक मानहानि के कई मामलों में माफी मांगनी पड़ी है, मत भूलिए। आज के हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और आपको यह भी बता दूं कि शाजिया इल्मी अन्ना आंदोलन से, हालांकि हमारी भी सीनियर रही हैं, पत्रकारिता में एंकरिंग करती हैं और इसी चैनल से एंकरिंग करते हुए उनको देखा गया था, लेकिन उसके बाद अन्ना आंदोलन से जुड़ी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी, और इस वक्त शाजिया इल्मी प्रवक्ता हैं बीजेपी की। पीयूष जोशी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के। रागिनी नायक भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर। रागिनी, आपका भी स्वागत है। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। मुस्कुरा दीजिए। आपके लिए क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, जरूर मुस्कुराएंगे। बहुत शानदार। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रवि जी आप ही से कर रही हूं। किसका फुनवा आया? जरूर करिए। अब ये तो समय बताएगा किसका फुनवा आया, कि फुनवा आया, कि व्हाट्सएप आया, कि इंस्टाग्राम आया, कि फेसबुक पे मैसेज आया, कि ट्विटर पे मैसेज आया, या और कोई टेलीग्राम पे मैसेज आया, तो समय बताएगा। आम आदमी पार्टी ने तो ये बोला है कि हम आपको जरूर बताएंगे, समय आने पे बताएंगे किसने बुलाया था, कितने रुपए की ऑफर दी थी। और एक और बता दूं आपको मैं कि ट्रेलर तो दिखाया जा चुका है। आपको याद होगा शेर सिंह डागा वाला ट्रेलर आज उन्होंने पीसी में दिखा दिया अपनी, जब लोगों को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए ऑफर दी गई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तो बीजेपी के नेता थे शेर सिंह डागर उस टाइम में। और मगर सच्चाई ये है कि बीजेपी 8 साल तक एक भी आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ नहीं पाई है। ये एक निश्चित बात है, क्योंकि इस तरह की हरकत इन्होंने ऑपरेशन लोटस में मध्य प्रदेश में की, कर्नाटक में की, और अभी अभी एकनाथ शिंदे जी मिल गए। तो ये शायद मनीष सिसोदिया का भी एकनाथ शिंदे बनाना चाह रहे थे, पर लगता है कि वो कहीं पे रेडिसन ब्लू होटल नहीं मिला होगा, या फिर बाकी ले जाने के लिए विधायक नहीं मिले होंगे, कोई बिकने को तैयार नहीं हुआ होगा। पर रवि जी, ये ऑपरेशन, ये लोग तो किसी और 5 सितारा या 7 सितारा होटल का जिक्र कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो एक्यूज नंबर 11 है, जिसका नाम दिनेश अरोड़ा है, जिसके साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो है, वो भाई साहब से वो कहाँ मिले थे और मिले तो क्यों मिले थे? उनके साथ फोटो है तो क्यों फोटो है? बातचीत हुई तो क्यों बातचीत हुई? और सिर्फ ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जो बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं
हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी और आप कहते हो हम ईमानदार। हम कहते हैं एक्साइज पॉलिसी, आप कहते हो महाराणा प्रताप का वंशज। हम कहते हैं एक्साइज पॉलिसी और आप याद दिला देते हैं अन्ना आंदोलन। हम कहते हैं एक्साइज पॉलिसी और आप याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सारे के सारे नेताओं को ऑपरेशन लोटस के तहत खरीदने की कोशिश की गई। तो इधर उधर की बात ना कर वाली आज लाइन कह देनी चाहिए आपको। ऑपरेशन लोटस का सबूत आम आदमी पार्टी के पास है क्या? क्योंकि अब इसी का जिक्र हो रहा है। सीबीआई की रेड पड़ी है एक्साइज पॉलिसी को लेकर, लेकिन मामला अब इससे बहुत आगे निकल चुका है। शाजिया इल्मी, सवाल यह है कि आप 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं नेताओं को, बहुत नाइंसाफी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कट्टर ईमानदारों के बारे में कहना चाहूंगी कि इल्जाम जरूर लगाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे, आरोप जरूर लगाएंगे लेकिन फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे, इल्जाम जरूर लगाएंगे लेकिन पास के पुलिस थाने नहीं जाएंगे। मेरी चुनौती है, जो भी यहाँ बैठा है आम आदमी पार्टी से, रवि श्रीवास्तव जी बैठे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक कहीं से नहीं है, अनौपचारिक तौर से उनके प्रवक्ता हैं। अब कौन रोकता है? ये मेरी चुनौती है मनीष सिसोदिया को, जाएं पास के थाने में, जिसने भी फोन किया है वो रिकॉर्ड दिखाएं और बताएं किसने इनको न्योता दिया है 5 करोड़ का। पीयूष जी, जी, जो भी बैठा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये मेरी खुली चुनौती है। शाजिया इल्मी से भी फोन खुली चुनौती दे रही है, जाइए पास ही के पड़ोसी के थाने में। हाँ। महाराणा प्रताप के इन वंशज को इन कट्टर ईमानदारों को कि बताइए, ये मेरी चुनौती है। और अब बताइए, ये भी पूछना चाहते हैं। नहीं जी, पुलिस थाने में जाइए जी, अगर हिम्मत है, अगर जरा सा की शूट एंड स्कूट करने की पुरानी आदत नहीं गई, इल्जाम लगा दो और फिर माफी मांग लो डेफेमेशन के लिए। याद है आपको, उसका जवाब दे दें। उस केस में मेरा भी नाम शामिल था। पहले तो इल्जाम लगाओ, फिर को भाई कौन जाएगा, कौन इधर उधर भागेगा। आपका मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई है। माफी मांग लेना। तो भाई साहब, काम नहीं चलने वाला, कितना रायता फैलाओगे? आपका सारा सच जो है, सारी पोल खोल रही है। और एक और जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे। नहीं, पहले इस जरूरी बात का जिक्र, पहले इस जरूरी बात का जिक्र। और शाजिया इल्मी तक मेरी आवाज शायद थोड़ा देरी से पहुंच रही है, प्लीज उसे ठीक करवाइए, दुरुस्त करवाइए। पीयूष जोशी फला है कि नहीं है, जवाब दीजिए। मंत्री हैं, उससे फर्क नहीं मेरा पड़ता। यही कहना है। आपको बताना है कि अवैध तौर अब ये बोलते रहेंगे तो मैडम किस तरीके से अपन जवाब दे पाएंगे या बात कर पाएंगे? कुछ भी सकारात्मक बात रखी नहीं जा पाएगी। नहीं देखिए, एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुताए फल होए। चिंता नहीं करिए, यदि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि प्रूफ है उनके पास में, तो है, और जब उसका समय आएगा तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज पे कंप्लेंट भी करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से ये पूरी चीज को एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, और जिस विचार जो आम आदमी पार्टी जो जीरो करप्शन का विचार है इस देश के अंदर, उस विचार को जिस तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार द्वारा, और जनता के बीच में एक ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में राजनीति बिना भ्रष्टाचार के संभव ही नहीं है। तो जो इकलौता राजनीतिक दल है जो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करता है, उसके जो दोनों बड़े नेता हैं, जो सत्येंद्र जैन है और मनीष सिसोदिया जी हैं, वो दोनों ही भ्रष्ट हैं। आप देख लीजिए। अब भाई आपके पास में प्रूफ है नहीं। सत्येंद्र जैन ने पीएमएलए एक्ट का सहारा लेके, आप सत्येंद्र जैन को 3 महीने से आपने बंद करके रखा है, क्योंकि इस तरीके के इन्होंने बंद थोड़ी किया है। आप जो कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं वो करप्शन फ्री है। ईडी और सीबीआई के अधिकारी वहां पर पिकनिक मनाने गए हैं क्या मनीष सिसोदिया के यहाँ पर? ऐसे ही उनकी इच्छा हुई एक दिन सूटकेस बांधा और फिर चले गए वो मनीष सिसोदिया के घर पर। एक सिंपल सा मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, यदि आपसे शाजिया से पूछना चाहूंगा क्योंकि आप तो एंकर हैं। मेरा एक प्रश्न है कि कॉर्पस तो बता दें भाई, घोटाला कितने का है? 1000 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 30 करोड़ का है कि 1 करोड़ का है? ये क्विड प्रो को जो ये अलेज कर रहे हैं वो कितने करोड़ का है? सिंपल सा प्रश्न है, शाजिया इल्मी जवाब देंगी। कितने करोड़ का है? शाजिया इल्मी जवाब देंगी। ऑपरेशन लोटस का सबूत आम आदमी पार्टी के पास है क्या? क्योंकि सीधा आरोप
केजरीवाल भी लगा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया भी लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उन्हें बकायदा बीजेपी की तरफ से ऑफर आया, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान है, लेकिन एक्सक्लूसिव तौर पर हमारे साथ गौतम गंभीर साहब जुड़ चुके हैं, दिल्ली से बीजेपी के सांसद है। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि आप हर राज्य में पार्टियां तोड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के साथ हो ना सका। आपका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। देखिए, ये कैसा बचपनों वाला बयान है, और सच्चाई ये है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तो क्या क्या चीज़ें करता है और क्या क्या चीज़ें करवाता है। एक डर, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद 1100 वोट से जीता था पिछले इलेक्शन में और आखिरी राउंड में जीता था, वो ही आके बाहर ये बोलता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद ऑफर किया गया है और ऑपरेशन लोटस एंड ऑल दैट। तो सच्चाई है कि जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, जब आपको जेल जाने का डर होता है, तो फिर डर क्या क्या चीज़ें कराता है, ये पूरे देश की जनता देख रही है, ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि कोशिश करना कि 2025 में इसी व्यक्ति को पटपड़गंज से लड़वाना, कहीं और से मत लड़वाना। डर किस बात का गौतम गंभीर साहब? डर किस बात का? पूरे देश की जनता जानती है कि एक्साइज पॉलिसी में क्या किया था, किस तरीके से ठेके खोले गए, कितना पैसा कमाया गया और वो एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली गई। और सच्चाई ये है कि एक्साइज पॉलिसी इसलिए वापस ली गई थी क्योंकि डर था कि अब बिल्कुल ही कंप्लीटली एक्सपोज हो जाएंगे। और ये एक्साइज पॉलिसी जो लेके आए थे अपनी लिकर माफिया के दोस्तों के साथ, इसलिए लेके आए थे कि उस पैसे से, जो पैसा कमाया गया था, उससे पंजाब के इलेक्शन लड़ें और खालिस्तानियों के समर्थन से सरकार बनाएं, और वो करने में सक्सेसफुल रहे। अगर इतने ही साफ सुथरे थे, इतने ही बिल्कुल सच्चे हैं, तो फिर ये लिकर पॉलिसी क्यों वापस ली? और ये जो 140 करोड़ रुपए जो लोगों को वापस दिए हैं, क्यों वापस दिए गए? जो 30 करोड़ रुपए जब वापस दिए गए एक व्यक्ति को जिसने टेंडर की फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं की थी, क्यों की गई थी? अगर आपको लगता है कि ये लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी, रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा था, तो फिर ये वापस क्यों ली? जब दबाव डला तो वापस ले ली। तो सच्चाई ये है कि ये लिकर पॉलिसी में कम्प्लीटली एक्सपोज हो गए थे, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये बहुत, आई थिंक इससे नीची राजनीति हो नहीं सकती कि अब ये किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कभी कहते हैं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, कभी कहते हैं ऑपरेशन लोटस, कभी कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री का पद ऑफर हुआ, कभी कहते हैं हमारे एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इतनी बचकाना हरकतें सिर्फ वही व्यक्ति करता है जिसको इतना डर हो? और आपको लगता है कि आप इस चीज़ को मानते हैं, कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दिल्ली की देश की जनता इस चीज़ को मानेगी? लेकिन वो तो बाकी राज्यों का नाम ले लेकर ये बता रहे हैं कि वहां तोड़ने की कोशिश हुई, और ये चीज़ उनके साथ भी ऑफर कर रहे हैं 5-5 करोड़, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, अरविंद केजरीवाल ने तो 2 दिन के बाद गिरफ्तारी की बात भी कह दी है मनीष सिसोदिया के, और ये कहा है कि गुजरात में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उससे बीजेपी डर गई है, और इसीलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस पार्टी का एक भी लोकसभा में एमपी ना हो, उससे बीजेपी डर गई, जिनके खुद के 300 एमपी हैं लोकसभा में। एक और बचकाना आर्ग्यूमेंट, एक और बचकाना बयान, कितने बचकाना बयान देंगे? कब तक डरेंगे? कब तक भागेंगे? कब तक लोगों को डाइवर्ट करते रहेंगे? कब तक असली मुद्दे से भागेंगे अरविंद केजरीवाल जी? क्योंकि हर चीज़ का एक अंत है, हर झूठ का एक अंत है। झूठ पिछले 7 साल से बोला जा रहा है दिल्ली की जनता के साथ। हर चीज़ का अंत आता है, और आपके झूठ का अंत आ चुका है, क्योंकि आप और आपकी सारी पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। और अभी आपकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को आपकी पार्टी को तोड़ने की जरूरत पड़े। और मैंने तो आपके सामने पहले आंसर में ये बोल दिया था कि कोशिश करना इसी व्यक्ति को, जिसको जो खुद कहता है कि मुख्यमंत्री का पद उसको ऑफर हुआ है, अगली बार पटपड़गंज से इलेक्शन लड़के दिखा दें। भागना मत, किसी और विधानसभा से मत लड़ना अगर दम हो तो। एक्साइज ड्यूटी को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर माफ कीजिएगा, सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ती है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपकी एक फोटो किसी पुराने ऐड को लेकर छापते हैं और ये कहते हैं कि आपने उसी दारू से कितने पैसे कमाए। इसका क्या जवाब देंगे गौतम गंभीर? मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो किसी भी क्रिकेटर को पहले भी और आज भी किसी भी अल्कोहल को एंडोर्स करने की परमिशन नहीं थी, और किसी भी क्रिकेटर ने अल्कोहल को एंडोर्स नहीं किया था।
वो रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक का एडवर्टाइजमेंट है, आप जाके कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। और बचकाना, एक और बचकानी पॉलिटिक्स, एक और, आज तक आपने किसी क्रिकेटर को देखा है 1983 से लेके अभी तक कि किसी ने भी अल्कोहल की ऐड करी हो? और मेरे साथ तो बाकी और भी क्रिकेटर्स थे, तो वो रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक थी। और इस बारे में बोलना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसी हरकतें 2009 की चीज़ आप लेके आ रहे हैं। बताइए कितना पैसा कमाया था, 600 ठेके आपने खोले दिल्ली में, कितने स्कूल खोले हैं पिछले 7 साल में? भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति करते हैं, भगत सिंह जी के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो ठेके नहीं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलते हैं। आप लोग तो एक बारी भी सवाल नहीं पूछते। ये दिल्ली की जनता को ठेके नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डीटीसी बसेस चाहिए, पर रोड गौतम चाहिए, साहब, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, वो हर तो घर में ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ जी, न्यूयॉर्क बताइए। टाइम्स के फ्रंट पेज का हवाला देकर जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रेड के बाद, वही दिखा रहे थे कि देखिए फ्रंट पेज पर स्कूल और एजुकेशन मॉडल की अगर देश में कहीं तारीफ हो रही है तो वो देश की राजधानी दिल्ली है। और सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का खिताब अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दे दिया। इनफैक्ट भारत रत्न की भी वो तो मांग कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हम इतना उनको बार बार सवाल पूछते हैं कि कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले गए, कितने आपने नई डीटीसी बसेस लेके आए, कितने आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया, अगर हम झूठ बोल रहे होते तो आपका इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, आप खुद ही हमारे को एक्सपोज कर चुके होते। मैं कल, अगर आप मुझे आज आप एक्सपोज कर दीजिए, आपके इतने रिपोर्टर्स हैं कि पूछ के बताइए कि दिल्ली में कितने नए स्कूल कॉलेज खुले, मैं कल आपके माध्यम से आपके चैनल पे आके माफ़ी मांग लूँगा दिल्ली की जनता से। और न्यूयॉर्क टाइम्स की जहाँ तक आप बात करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हमें नहीं बताएगा कि दिल्ली में किस तरीके का काम हो रहा है, आप बताएंगे। हम आप पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम हिंदुस्तानी चैनल्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे को न्यूयॉर्क टाइम्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, हमारे को दिल्ली की जनता की अप्रूवल की ज़रूरत है। आज तक कभी बाहर आके आंकड़े तो दिए नहीं कि क्या स्कूल कॉलेज। हाँ जी, गौतम साहब, एक ये जो फ़ोन पर बातचीत की बात आ रही है कि फ़ोन आया, एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आपने तो कहीं फ़ोन नहीं किया था मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को? हाँ, उसी तरीके से फ़ोन किया था जब मेरे इलेक्शन में इन्होंने जो पैम्फलेट की कंट्रोवर्सी है, आप तो नहीं भूले होंगे, मैं भी नहीं भूलूंगा। जो व्यक्ति एक सीट जीतने के लिए अपनी पार्टी की महिला की इज्जत दांव पे लगा सकता है, उससे दिल्ली की जनता या देश की जनता उससे क्या और सोच सकती है और क्या उससे उम्मीद रख सकती है? इसी तरीके से तो आप आरोप लगाया था मेरे ऊपर भी एक सीट जीतने के लिए। उस टाइम तो मैं राजनीति में मैंने लिटरली कदम भी नहीं रखा था। जो 2009 का मेरा रॉयल स्टैग का ऐड, वो भी रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक का ऐड लेके ट्रोल कर सकते हैं, उनको बोलिए जमीन पे काम करिए। और ये लड़ाई आज आपकी और मेरी नहीं रह गई, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नहीं रह गई है, ये लड़ाई दिल्ली को बचाने की रह गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, उनकी जनरेशन्स के लिए। अगर ये व्यक्ति इसी तरीके से अपनी बचपन वाली हरकतें और ऐसी राजनीति करता रहा तो दिल्ली 10 साल में रहने लायक नहीं रहेगी। दिल्ली को सच्चाई चाहिए, दिल्ली को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चाहिए, दिल्ली को साफ पानी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली से पंजाब तक पहुंच चुके हैं, पंजाब से गुजरात भी आएंगे, और गुजरात से फिर 2024 में मनीष सिसोदिया खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि इट इज गोइंग टू बी मोदी वर्सेस केजरीवाल। ऐलान उन्होंने किया, लेकिन नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल अगर आपने मुझसे पूछा ही ना होता ना, मैं इसका जवाब भी ना देना चाहूँ। क्योंकि इतना पहले ये बोलिए कि एक एमपी जिता के लाइए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि मीडिया का क्या काम होता है, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मीडिया को वो कुछ बोलते हैं कि पीएम मोदी वर्सेस एक्स, और मीडिया सारे लोगों से, सारे एमपी से, सारे एमएलए से पूछना शुरू कर देती है, बताइए जी उन्होंने तो ऐलान कर दिया। एक सीट नहीं है, एक एमपी नहीं है लोकसभा में, और आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। मतलब ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? 10 साल पहले तक तो, हाँ जी बताइए, अरविंद केजरीवाल को कोई जानता भी नहीं था ना, लेकिन 10 साल बाद 2 राज्यों में उनकी सरकार है, उनकी बनाई पार्टी की सरकार है, ये बात तो आप मानेंगे ना? 2 राज्यों में ना, आपने ये तो नहीं बताया कितने राज्यों में जमानत जब्त हुई। ये तो आपने नहीं बताया कि जब पंजाब में सरकार बनी तो 15 दिन बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री की सीट हार गए। ये तो आप नहीं बताते, ये तो सारे देश की जनता के सामने है। नहीं, अगर आपने इतना ही काम किया था, अगर आपके मुख्यमंत्री ने इतना ही काम किया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 10 साल में वो 2 राज्य जीत जाती है,
मैं आपको ये लॉजिक इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर 2024 में, और ये तो आप भी जानते हैं, आप लोकतंत्र के जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो किसी को भी ये हक है कि वो किसी के भी सामने चुनाव लड़ सकता है। तो एक ऐसी पार्टी जो 2 राज्यों में अपनी पैठ बना चुकी है, वो 2024 में अगर किसी के विरोध में खड़ा होना चाहती है तो उसमें नैरेटिव सेट करने वाली क्या बात है? पार्टी है, उसको हक है, बिल्कुल खड़ा होइए। बिल्कुल नैरेटिव इसलिए सेट किया जा रहा है क्योंकि अभी जो एक्सपोज में 2024 बहुत दूर है। लिकर पॉलिसी पे बात करिए ना, लिकर पॉलिसी पे क्यों नहीं बात करते? कभी भारत रत्न पे जाते हैं, कभी पीएम कैंडिडेट हैं, कभी इनको ये दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक मंत्री जेल में, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? एक मंत्री जेल जाने की तैयारी में है, ये क्यों नहीं बात करते कि 140 करोड़ रुपए वापस क्यों दिए गए थे? ये क्यों नहीं बात करते कि 30 करोड़ रुपए क्यों नहीं वापस दिए गए थे? दिल्ली तो आपकी भी है, दिल्ली तो मेरी भी है। आप क्यों नहीं ये सवाल पूछते कि भाई साहब 7 साल में कहाँ है स्कूल, कहाँ गए कॉलेज, कहाँ गई वो यमुना को साफ करने की जो आपकी सोच थी, कहाँ गई दिल्ली को लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश जो आपने दिल्ली की जनता के साथ आपने प्रॉमिस किया था? कहाँ है वो सारे प्रोमिसेस? आप पूछते क्यों नहीं है? लेकिन ये सवाल जरूर आप पूछते हैं कि पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। नहीं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात आती है तो कोई जवाब नहीं होता, कोई सवाल पूछा नहीं जाता। वो तमाम सवाल उनसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो एंकर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर बैठी है, अच्छा बताइए, 7 उन्होंने साल में सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर से ये सवाल पूछा था कि एजुकेशन पॉलिसी अगर इतनी शानदार है तो क्या वो अपनी औलादों को, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे? तो एबीपी न्यूज सारे सवाल पूछता है और हर किसी से पूछता है। एब्सोल्युटली, हाँ, वो हर किसी से सवाल पूछता है और सवाल पूछने से और आपने हेल्थ की भी बात करी, ये कहते हैं एब्सोल्युटली नहीं। आप सवाल पूछे, जवाब कितने मिले आपको उनसे? कितनी बार जवाब मिले मुख्यमंत्री जी से आपको? ये बताइए। वो तो हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में। क्या मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है? क्या दिल्ली के स्कूल्स वर्ल्ड क्लास हैं? क्या दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई? मैं तो आपके सामने बैठ के आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। 7 साल के कम से कम अपना हिसाब तो दीजिए दिल्ली की जनता के लिए। आप दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप दिल्ली को, आप अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, पर वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरक्की के उस रोड मैप पर दिल्ली को आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग जल गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये रेड पड़वाई है, इसीलिए बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। अगर हम इतने आरोप लगा रहे हैं, अगर हम झूठे होते तो मेरे को एक्सपोज करिए ना आप। मैं तो कह रहा हूं आप मुझे आज ही रात को एक्सपोज कर दीजिए, मैं कल माफी मांग लूंगा दिल्ली की जनता के साथ। मैं दिल्ली में गंदी राजनीति या ऐसी बचपनों वाली राजनीति करने नहीं आया हूं। आप प्लीज एक्सपोज करिए मुझे, बताइए कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है तो प्लीज दिखाइए, अपने चैनल पे दिखाइए। दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो दिखाइए। मैं आपसे ज्यादा खुश होऊंगा कि कम से कम दिल्ली तो सफर नहीं करेगी मेरी माफी से। अगर मेरे को माफी मांगनी पड़ी और दिल्ली की जनता को सुकून मिलता है और बेहतर शिक्षा मिलती है, बेहतर हेल्थ मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन मैं विज्ञापन की राजनीति करने नहीं आया हूँ, तो ना मेरी पार्टी विज्ञापन की राजनीति करने आई है। वो विज्ञापन के जरिए लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं उनसे जवाब ले नहीं सकती। लेकिन करोड़ों रुपए जी, एक छोटा पैसा नहीं, करोड़ों रुपए विज्ञापनों पे डाले जा रहे हैं। पूरे देश में एक ही ऐसा मुख्यमंत्री था जो कोरोना की, कोविड की सेकेंड वेव में भी जिसने एडवर्टाइजमेंट देने से नहीं चूका। उस वक्त पे जब एक एक व्यक्ति को जरूरत थी, शायद वो पैसा अगर एक हॉस्पिटल बनाने में या कोविड सेंटर बनाने में लगाते तो शायद दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद और देती और दुआएं देती। उस वक्त पे भी हर दूसरे मिनट सिर्फ इन्हीं के ऐड आते थे और किसी मुख्यमंत्री के नहीं। आप ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, आप ये कह रहे हैं एक्साइज पॉलिसी में धांधली, आप ये कह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन, विज्ञापन मंत्री हैं वो देश के। ठीक है, मैं ये कहता हूं वो दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली में सिर्फ विज्ञापन मंत्री है। दिल्ली को मुख्यमंत्री की जरूरत थी, शायद अब मुख्यमंत्री से ज्यादा एक बेटे की जरूरत है, विज्ञापन मंत्री की जरूरत नहीं है। कोई पोर्टफोलियो नहीं है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिसके पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है अपना नैरेटिव, अपनी परसेप्शन क्रिएट करने का और विज्ञापन देने का, बस। तो गौतम गंभीर साहब, आने वाले दिन आप आम आदमी पार्टी के सरकार के तौर पर दिल्ली में कैसे देख रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल है सर। देखिए, मैं भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जवाब दूंगा इसका।
अगर दिल्ली को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को दो चीज़ों से लड़ने की बहुत ज़रूरत है और हम अपनी जी जान से लड़ेंगे। एक मीडिया क्रिएटेड अरविंद केजरीवाल और दूसरा ये जो विक्टिम कार्ड पिछले 7 साल से खेला जा रहा है, ये बेचारापन दिल्ली को आगे नहीं लेके जाएगा, सच्चाई लेके जाएगी। हम ज़मीन पे लड़ेंगे, दिन रात एक करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ये लड़ाई अब मेरी और आपकी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नहीं, हमारे बच्चों की है, उनके आने वाली जनरेशन्स की है। हम दिल्ली को बचाएंगे और दिल्ली को बचाने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं आपको कहूंगा, अगर ये व्यक्ति इसी तरीके की राजनीति करता रहा तो आगे आने वाले 10 साल में दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। दिल्ली बचेगी तो देश बचेगा, और उसको बचाने के लिए अगर हमारे को अपनी दिन रात खून पसीना भी देना पड़े, हम खून पसीना देंगे और ये विज्ञापन की राजनीति खत्म करेंगे और ये बेचारेपन की राजनीति को जरूर हराएंगे। खून पसीना तो एक तरफ है गौतम गंभीर साहब, लेकिन ये 5 करोड़ रुपया दिल्ली को बचाने के लिए तो कहीं आप ऑफर नहीं कर देंगे, जैसा आरोप लगा रहे मनीष सिसोदिया? नहीं, मेरे पास शायद इतना पैसा नहीं है एमएलए को ऑफर करने का। हाँ, और उनके पास बहुत पैसा है विज्ञापन देने का, मेरे पास इतना पैसा नहीं, और ना मैं इस तरीके की राजनीति करने आया हूँ। और मैंने फिर से आपको एक चीज़ बोली है रूबिका जी, मनीष सिसोदिया इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़े। 1100 वोट से जीते हैं, सिर्फ आखिरी राउंड में जीते हैं। आखिरी राउंड में दम रखना, फिर से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, दम रखना, अगला इलेक्शन पड़ गन से ही लड़ना, बस यहीं तक कहना चाहता हूँ। सिर्फ पड़ गन से लड़ना, कहीं और से नहीं। और मैं चैलेंज नहीं देता, क्योंकि चैलेंज सिर्फ वीक लोग देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगला इलेक्शन वहां से लड़ना, क्योंकि चैलेंज देने की आदत सिर्फ आम आदमी पार्टी की है, एक्सेप्ट करने की नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ चैलेंज दिया है गौतम गंभीर साहब, देखते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं चैलेंज नहीं देता। हाँ, नहीं, पर आपने तो यही कहा है कि पतपड़गंज से अगली बार जो है वो चुनाव लड़के। मैंने तो यही बोला, अगला इलेक्शन बिल्कुल। आपने इतने आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी पे कि 5 करोड़ रुपए ऑफर हुए, सीएम पोस्ट ऑफर हुई, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर आप इतने ही अच्छे हैं, सब कुछ आपको ऑफर हुआ है, तो पड़पड़गंज से ही लड़ेंगे ना, जहां से आप लड़ते आए हैं। ये तो सच्चाई है। ओके, तो लड़ लीजिए। ओके, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कोशिश करना कि 2025 में। बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम गंभीर साहब यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि अगली बार जब चुनाव लड़े, गौतम गंभीर साहब ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पतपड़गंज से ही चुनाव लड़े, देखे कितना इस बार वोट ले जा पाते। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा है। लेटर में सरकार के प्रस्ताव पर अफसरों को के दस्तखत को लेकर नाराजगी जताई है। एलजी ने लिखा है कि केजरीवाल खुद दस्तखत क्यों नहीं करते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से एलजी और सरकार में ये तनातनी। आशीष सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरी खबर। रूबिका, बिल्कुल आप ठीक कह रही थी, ये चौतरफा अब घेराव होता जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें चिट्ठी लिख करके इस आदत को रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज के बाद ऐसा कोई भी फाइल उनके पास प्रपोजल क्लियर करने के लिए नहीं भेजे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसपे वो खुद स्वयं दस्तखत ना करें। वो चाहते हैं कि बगैर सिग्नेचर के कोई भी फाइल उनको ना भेजी जाए। आप चिट्ठी पढ़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उनकी शिकायत ये है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार वो अपनी ज्वाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से फाइल्स भेज दिया करते थे, जबकि रूल्स एंड प्रोसीजर के बिल्कुल साफ कहते हैं कि बहुत ही रेयर सिचुएशन में कभी अगर ऐसी जरूरत पड़े तो प्राइवेट सेक्रेटरी जरूर उनकी स्वीकृति लेकर के फाइल भेज सकता है, लेकिन तब भी अप्रूवल तभी मिलेगा जब मुख्यमंत्री वापस लौट करके उस पर सिग्नेचर करेंगे। साथ ही उनको ये हिदायत दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि आज के बाद कोई भी फाइल वो खुद स्वयं साइन करके ही उनके पास भेजें। तो ये जैसा मैंने आपको पहले कहा कि चौतरफा मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल की बढ़ते जा रही हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का टकराव इस क्रम में मुझे लगता है और आगे बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर ये टकराव दिखाई दे रहा है। आशीष, थैंक यू डिटेल्स के लिए। मेहमान हमारे साथ सारे जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर का आना हुआ और उसके बाद चूँकि बात ये थी कि उनसे 1-on-1 डिस्कशन मुझे करना था, आप लोग ने इंतज़ार किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रागिनी, अनइंटरप्टेड 2 मिनट्स। रूबिका, देखिए पहले तो ये सुझाव है कि 1-on-1 अगर डिबेट के समय पे करें तो पैनलिस्ट को ना बुलाएं, और यदि पैनलिस्ट को बुलाएं तो मुझे लगता है कोई और समय नियुक्त करें। बहरहाल देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोहे से शुरुआत की। यहाँ पर आपकी बात मानूंगी मैं, सही बात है।
दोहे से शुरुआत की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने, तो मैं भी करती हूँ। अब देखिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए तो कहना पड़ेगा ना कि करता था सो क्यों किया, आप काहे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब ये किसने कहा था कि पंजाब को नशा मुक्त करने का नारा देते हैं और दिल्ली को नशे की राजधानी बना दीजिए। ये किसने कहा था कि कोरोना के समय पर लगातार जब दिल्ली एक एक सांस के लिए मोहताज हो रही थी, जब कुत्तों के शमशान में इंसान जलाए जा रहे थे, जब अस्पताल से लेकर शमशान घाट मरघट तक 24 घंटे की वेटिंग लाइन लगी थी, तब आप बैठकर लिकर पॉलिसी और एक्साइज पॉलिसी पर डिस्कशन करें और शराब माफिया के साथ साठगांठ करें। ये किसने आपसे कहा था कि सारी नियमावली की धज्जियां उड़ाइए और मंदिर से लेकर स्कूल से लेकर रेसिडेंशियल कॉलोनीज के 100 मीटर के दायरे के भीतर शराब के ठेके खोलें। बच्चों का भविष्य सुधारने की बात आप करते थे और 25 साल से घटाकर 21 साल आपने उम्र कर दी, और यही नहीं, एक के साथ एक मुफ्त शराब की बोतल बांटने लगे। हमारे दिल्ली के बच्चों को लतियल बनाने के लिए किसने कहा था आपसे? किसने कहा था कि आप शेल कंपनीज और डमी कंपनीज जैसे तमाम उनको आप लाइसेंस देते जाएं और एक्साइज पॉलिसी की धज्जियां उड़ाते जाएं? ये सब आपने किया, और जब आपकी चोरी पकड़ी गई, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया, तो आप जाति जाति खेलने लगे, आपकी वैकल्पिक राजनीति फुर्र हो गई। आप जब अन्ना आंदोलन करते हैं तो गांधी के भक्त बन जाते हैं, पंजाब में चुनाव लड़ने जाते हैं तो भगत सिंह के चेले हो जाते हैं। जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, यहाँ पर आपके कट्टर ईमानदारी की छवि को इतना बड़ा धक्का लग रहा है, तो आप अपनी महाराणा प्रताप की को ढाल बनाकर उनके पीछे छुप रहे हैं। कम से कम अपने भ्रष्टाचार की कार्यशैली की ढाल शूरवीर महाराणा प्रताप को मत बनाइए। 2 सवाल पूछती हूँ। सबसे पहली बात, अगर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही, अगर संघीय ढांचे के ऊपर चोट लगा रही, अगर आपको फोन देकर पार्टी तोड़ने की साजिश रच रही है, अगर पैसों का लालच दिया जा रहा है, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसका फुल एक्सपोजर करें? या फिर ये माना जाए कि आपकी और भाजपा की कुछ सांठगांठ चल रही है हिमाचल और गुजरात के चुनाव को लेकर? और एक अंतिम सवाल पूछकर बात खत्म करूंगी। मुझे ये भी बताइए कि पंजाब में संगरूर का चुनाव होता है, तो आप स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर वहां पर केवल आरोप लगने पर आप अरेस्ट कर लेते हैं और आप वाहवाही और तालियां बटोरने का काम करते हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में, उन्हें तो भूल जाइए, उनकी तो याददाश्त जा चुकी है। यहाँ पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के भ्रष्टाचार की, और अरेस्ट करवाना तो छोड़िए, आप इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या अगर कोई केजरीवाल का नजदीकी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा तो उसके लिए 100 खून माफ है? या फिर ये भ्रष्टाचार सिर्फ मनीष सिसोदिया ने नहीं किया और केजरीवाल के भी तार इससे जुड़े हुए हैं? मैं समझती हूँ ये समय आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इसका साफ तौर पर जवाब दिल्ली की जनता को मिले, दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी। रवि जी जवाब दीजिए। पीयूष जी 1 सेकंड बस लौट रही हूँ आपके पास में। देखिए रूपिका जी, जितनी बातें अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही हैं, वो सब इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन है। उनमें से कोई भी बात अभी तक साबित नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं। जो सीबीआई ने कागज दिया जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई थी 14 घंटे, जिसमें खाली एक लैपटॉप और एक मोबाइल लेके चले गए, वो शायद अगर सिसोदिया जी को बोलते तो वो वैसे ही जमा करा देते उनके ऑफिस में जाके। एक कागज दिया, उस कागज में भी लिखा है कि किसी दिनेश अरोड़ा और किसी अमृत अरोड़ा ने किसी अर्जुन पांडे को 1 करोड़ रुपया दिया या लिया। मैं ये पूछता हूं, और ये बात भी सिद्ध नहीं, ये बात भी सीबीआई को भी सोर्सेज ने बताई कि शराब पीती सही थी या गलत थी। अगर सही थी तो वापस क्यों ली? मैडम, वही नीति जो शीला सरकार लेकर आई थी, जिनको आप भ्रष्ट और बेईमान बता रहे थे, उन्हीं की नीति वापस क्यों ले आए? और अगर गलत नीति थी तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये चित्त भी मेरी पट भी मेरी कैसे हो सकता है? आप निर्णय करिए। शराब नीति एक्साइज पॉलिसी सही थी या एक्साइज पॉलिसी गलत थी? सही थी तो वापस क्यों ली? गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? मनीष सिसोदिया रागिनी जी, रागिनी जी एक सेकंड रागिनी जी, अरे भाई एक सेकंड आप पार्टी प्रवक्ता हैं, रवि जी सीबीआई रवि जी रविका जी जवाब देने दीजिए मुझे। जवाब दीजिएगा प्रभु, जवाब दीजिए। रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, हाँ एक सेकंड। अरे भाई रुक जाइए ना रवि श्रीवास्तव जी, 1 सेकंड। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी नहीं चल रही है। रागिनी 2+2 नहीं दे सकती मैं आपको, 2 मिनट दिया है, 2 फ्री में नहीं दूंगी अभी, रुक जाइए। नो एक्साइज पॉलिसी ऑफ अरविंद केजरीवाल राइट नाउ हियर।
तो आप बोले। देखिए रूबिका, मुझे लगता है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो कुछ कहती है उसका उल्टा करती है। ये कोई अभी शराब नीति के मामले में नहीं है। आप बार बार ये कह रही हैं कि शराब नीति पूछो तो कहते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर दुनिया के सबसे अच्छे हैं, शराब नीति पूछो तो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे। अरे भाई, ये पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, इन सब से लेकर कोई नेता नहीं छोड़ा था जिसके चेहरे पर कालिक लगा के ऐसे क्रॉस कर दिया था। सबको चोर चोर कहते थे। वो नीली वैगनआर कहां गायब हो गई? तो आम आदमी पार्टी जब ये बात करती है कि हम सच बोल रहे हैं, तो जैसे कोई बहुत सच बोलता है तो उसकी कोई भी कही हुई बात मान ली जाती है। आम आदमी पार्टी का हाल ये कि वो इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब हर बात पे लगता है कि ये एक नया झूठ है, और उनको भी ये लगने लगा है कि हमारे झूठ से ही अगर ये बज क्रिएट हो जाता है, हम उस झूठ के आधार पर इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं कि 2 राज्यों में हमें प्रचंड बहुमत की सरकार मिल गई, कांग्रेस को हमने रिप्लेस कर दिया, तो उनको लगता है कि हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जितने लूप होल्स दिख रहे हैं, जिस तरह से खुद सिसोदिया फंसते दिख रहे हैं, और देखिए एलजी ने जो कहा है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में कहा है ना भाई। आप क्यों हर चीज अफसर के जरिए भेजते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आप दरअसल जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसके लिए हर बार कोई एक मोहरा चाहिए, वरना ये कैसे होगा कि दूसरी जगह का स्वास्थ्य मंत्री वो आपकी ही सरकार का बेईमान आपका मुख्यमंत्री अंदर कर दे। आपका स्वास्थ्य मंत्री जाता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। दोनों मॉडल वाले हैं, और दोनों मॉडल वाले नहीं बता पाते कि कौन सी मोहल्ला क्लिनिक ने किया, कौन सा शिक्षा ने कर दिया। शराब नीति पर तो बात नहीं। पीयूष जोशी, शराब नीति पर बात कीजिए ना, इधर उधर क्यों? देखिए, शराब नीति के ऊपर भी कई बार बात कर चुके हैं। कुछ समय पहले, 1-2 दिन पहले आपके एबीपी पे इसी टाइम पे डिबेट थी, उसमें पूरा डिक्लेयर कर चुके थे, सारी चीजें बता चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने खुद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सौरभ भारद्वाज ने की है, और सारे पॉइंट्स डिटेलिंग कर चुके हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि आप कॉर्पस तो डिसाइड कर नहीं पा रहे कि भाई कितने का घोटाला हुआ, और आप घोटाला चिल्ला रहे हो। नंबर एक बात, गौतम गंभीर ने बहुत लंबा चौड़ा एक मोनोलॉग किया आपके 1-on-1 में मेरे, और उन्होंने बोला भी कि यदि हिम्मत है तो 2025 में पड़पड़गंज से ही चुनाव लड़के दिखाए मनीष सिसोदिया। मेरा कहना है यदि इतनी हिम्मत है और आप इतने ही जनसेवक है, इतने ही बड़े, तो 2025 में आप लड़ लीजिएगा उनके सामने तो पटपटगंज से चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल ने क्या काम किया, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल बने हैं कि नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड 2020 में उन्होंने। अरे मैडम बोल लेने दीजिए, मैडम आपके हाथ जोड़ता हूँ, मनीष सिसोदिया जी के बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। शांति से बैठे हुए थे। दिल्ली के कौन से मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? मुझे कहा जवाब था दीजिए, कि ये कोई पैमाना नहीं है। कौन से मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, एक सेकंड, रागिनी जी, पीयूष जोशी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए ना सर। रागिनी जी प्लीज, एक सेकंड उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। घोटाला चाहे 1 रुपए का नहीं, ओनली पीयूष जोशी, अभी एक बार उनको बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। कितने रुपए का घोटाला? पीयूष जी, मैडम और कहीं नहीं हो, एक-एक करके बोलते हैं लोग। पीयूष जी, रागिनी जी और रुक जाइए अब, एक सेकंड रागिनी जी प्लीज। पीयूष जोशी स्क्रीन पर, पीयूष जोशी स्क्रीन पर, वो अपनी बात रख दे। हाँ देखिए, मेरा ये कहना है 2020 में एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया था जिसमें बताया था कि 20,000 क्लासरूम्स नए बनाए हैं। 20,000 क्लासरूम्स आर इक्विवेलेंट टू 500 स्कूल्स। 500 स्कूलों के पूरा कंप्लीट रिवैम्प किया गया। यही गौतम गंभीर है। इन गौतम प्लीज सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कितने बड़े? मेरी एक बिटिया है, 9वीं कक्षा में पढ़ती है और 7वीं कक्षा में पढ़ती है, पर मैं दिल्ली में नहीं रहता। पहली चीज मैं आपको कोई बात नहीं। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप 7वीं और 9वीं में अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ा देंगे? एंड डोंट लाई टू मी सर। दिल्ली में कहाँ पर पढ़ा लेंगे मैडम? दिल्ली में। मेरा ये कहना है क्यों नहीं पढ़ाएंगे? यदि स्कूल अच्छे हैं और यदि स्कूल प्राइवेट की बराबरी कर रहे हैं, प्राइवेट से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे यदि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं, क्यों नहीं? आप मुझे कहिए, हाँ रूबिका लियाकत, मैं अपनी दोनों बच्चियों को मनीष सिसोदिया द्वारा बनाए गए इन सरकारी स्कूलों में दिल्ली के पढ़ाऊंगा। यदि मेरा दिल्ली में यदि मैं लोकेट होके और दिल्ली में काम करने के लिए किसी भी तरीके से आता हूं, तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मैडम? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? यदि मेरा विश्वास है जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, क्योंकि मैं रहता इंदौर में हूँ और मध्य प्रदेश में रहता हूँ। अगर मैं सिर्फ लीपा पोती हुई है, और मैडम ये इनको पहले आप शांत कराइए तो मैं आपको जवाब दूं। मैं इंदौर शहर में रहता हूं जो मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति में बता देता हूँ और आप बता रहे हैं दिल्ली आता हूँ क्यों नहीं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आम आदमी पार्टी के। मैं वही बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एक्चुअली हो सकता है कि आप इतने किस्मत वाले हैं कि आप आने की बात नहीं, क्यों नहीं? रूबिका जी, हाँ शाहजेब, मेरा ये कहना है कि एक रिपोर्ट कार्ड वो प्रेजेंट कर चुके थे, कॉलेजों के नाम पर बताया है एक नया कॉलेज,
दिल्ली में सरकारी स्कूल बने हैं कि नहीं बने हैं, ये घूम फिर दिल्ली कर के वापस किसी भी बात व्यक्ति वही से आ पूछ जाती लीजिए है। आप। अरे आप किसी से न्यूयॉर्क भी की पूछ बात कर लीजिए। लेते हैं, महाराणा प्रताप की बात कर लेते को भेज हैं, दीजिए ना उनके आप बच्चों को। एजुकेशन पॉलिसी की बात कर मैडम, लेते हैं, लिकर आप 5 पॉलिसी- करोड़ नहीं, की नहीं, बात कर मुझे लेते अच्छा, हैं, लिकर पॉलिसी की लोटस की बात बात करते कर हैं। लेते हैं, स्कूल से लिकर बात पॉलिसी करें। की प्रभु कौन इंडिया बात भेज रहे हैं। करेगा, उस लिकर पर पॉलिसी बता की दीजिए बात ना। कर लेते हैं। हाँ आप सर, लिकर वक्त की पॉलिसी की कमी है बात मेरे करते पास। हैं। अभी तो रेड के कुछ सबूत सामने आएंगे, उस पर भी आपको डिबेट के लिए बुलाऊंगी, और मैं पहले से ही न्योता आपको भेज रही हूँ सर, आ जाइएगा और उस दिन लिकर की ही जरा बात कर लीजिएगा, उस पॉलिसी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।